Hello students, welcome to Amir Sir's Impulse Education Academy. I am Naved Sheikh, Faculty of Biology, and आज हम लोग देखेंगे एक टॉपिक that is what is living and characteristic of living organisms. अब जैसे लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के क्या फीचर्स होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की हम लोग स्टडीज जो है बायोलॉजी के अंदर में करते हैं। आज देखेंगे कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स और नॉन लिविंग के बीच में डिफरेंशिएशन हम लोग कैसे करेंगे और कैसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को अलग करते हैं नॉन लिविंग थिंग्स के। अब क्या है कि अगर मैं आपको बोलूं किसी ऑर्गेनिज्म को अगर मैं बोलता हूं लिविंग, तो उसको बोलने के पीछे में कुछ क्राइटेरिया ऐसे होते हैं जो कि हम लोगों को पता रहने चाहिए कि किस चीज को हम लिविंग बोले या किस चीज को हम लिविंग ना बोले। अब लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर में कुछ ऐसी स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज होती है जो उन्हीं में स्पेसिफिकली उन्हीं के अंदर में एक्सक्लूसिवली आपको देखने को मिलेगी। और लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं ये आपकी शो करते हैं कुछ ऐसी चीजें जिससे कि भाई वो डिफरेंशिएट हो जाते हैं नॉन लिविंग थिंग्स के। अब लिविंग ऑर्गेनिजम्स की कुछ प्रॉपर्टीज की अगर मैं बात करूं, जैसे कि हम लोगों के अंदर में कुछ प्रॉपर्टीज हमको देखने को मिलती है, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास में एक प्रॉपर्टी हो जाती है ग्रोथ। अब हम अगर ग्रोथ की बात करें, ग्रोथ का मतलब होता है इंक्रीज इन हाइट, इंक्रीज इन वेट, इंक्रीज इन सरफेस एरिया। किसी भी तरीके से हम लोग ग्रोथ को मेजर कर सकते हैं। लेकिन क्या सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर में हम लोगों को ग्रोथ देखने को मिलती है कंपल्सरीली? क्या नहीं। अब देखते हैं कि ग्रोथ जो होती है ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होती है क्या। तो ग्रोथ जो है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर में होगी, यस, ग्रोथ जो होती है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर में हमारे पास में होती है। लेकिन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर में अगर हम देखें, जैसे कि बेसिक एग्जांपल अगर हम ले प्लांट्स का और एनिमल्स का, तो प्लांट्स के अंदर में जो ग्रोथ आपकी होती है वो होती है बेसिकली इनडेफिनिट ग्रोथ, मतलब कि लाइफ टाइम तक की ग्रोथ हमको देखने को मिलती है। और एनिमल्स की अगर हम बात करें तो एनिमल्स के अंदर में एक सर्टेन एज तक की ग्रो होती है, दैट इज डेफिनेटिव ग्रोथ। लेकिन क्या होता है कि सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर में ग्रोथ हमको देखने को मिलती है, लेकिन अगर हम देखें तो सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर वो ग्रोथ हमको देखने को नहीं मिलती है। जैसे कि कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो ग्रो ही नहीं करते, या कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऐसे रहेंगे जो ग्रो नहीं करते। फॉर एग्जांपल हमारे पास में एक बीमारी होती है पिट्यूटरी ड्वार्फिज्म, जहाँ पे इंसान की जो ग्रोथ होती है वो रिस्ट्रिक्टेड होती है। इंसान जो होता है ओल्ड होता जाता है, लेकिन उसकी हाइट इंक्रीज हमको नहीं होते हुए देखने को मिलेगी। अब ऐसे ही अगर देखा जाए तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर में ग्रोथ होती तो है, लेकिन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर में आप अगर देखो तो हमारे पास होती है इंटरनल ग्रोथ। लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर में होती है हमारे पास में इंटरनल ग्रोथ, मतलब कि अंदर से ग्रोथ, मतलब कि सेल डिवीजन की वजह से होने वाली ग्रोथ हम लोग कहलाती है इंटरनल ग्रोथ। अब अगर देखें तो भाई नॉन लिविंग थिंग्स के अंदर में भी आपकी ग्रोथ होती है क्या? नॉन लिविंग थिंग्स के अंदर में वैसे तो हम देखा जाए तो अगर ग्रोथ नहीं होती है, लेकिन हमारी एनसीईआरटी बोलती है कि नॉन लिविंग थिंग्स के अंदर में भी कुछ ऐसी चीजें होती है जिससे कि ग्रोथ डिफाइन आपकी हो सकती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, वैसे ग्रोथ तो नॉन लिविंग थिंग्स का फीचर नहीं होता, लेकिन फिर भी कुछ एग्जांपल्स हमारे पास में ऐसे आते हैं, जैसे कि एनसीईआरटी में बोलती है आपकी सैंड ड्यून्स का। सैंड ड्यून्स बोले तो बर्फीले पहाड़। जैसे आज हमने देखा एक बर्फीला पहाड़ एक रेगिस्तान के अंदर में कि खाली मैदान है, और कल को जाके देखें रेती के तूफान मतलब सैंड के स्टॉर्म आने के बाद में, सैंड स्टॉर्म आने के बाद में वहां पे अचानक से एक पहाड़ खड़ा हो जाता है, एक मिट्टी का पहाड़, एक रेती का पहाड़ खड़ा हो जाता है। तो वो भी एक टाइप की ग्रोथ मानी जाती है अकॉर्डिंग टू योर एनसीईआरटी। सेंस क्या हुआ कि भाई ये हुई आपके पास में नॉन लिविंग थिंग्स के अंदर में जो ग्रोथ होती है वो हुई इस तरीके से। सिमिलरली अगर मेरे पास में एक पत्थर है, इस पत्थर को मैंने नदी के किनारे रख दिया। फॉर एग्जांपल इस पत्थर का इनिशियल वेट मेरे पास में है 5 ग्राम। इस पत्थर को अगर मैंने नदी के किनारे पे रख दिया, नदी के किनारे पे अगर आप रख देते हो तो इसके ऊपर में मॉस या एल्गी उगेगी। अब मॉस या एल्गी उगने की वजह से इस पत्थर का जो वजन रहेगा फाइनली आपके पास में हो सकता है कि 10 ग्राम का हो जाए या ज्यादा वेट आपको देखने को मिले। तो हम बोलेंगे कि इसके अंदर में वेट में इंक्रीज हुआ है, मतलब ये भी तो फिर एक ग्रोथ हुई। तो अगर हम देखें बेसिकली तो ग्रोथ जो ये फीचर होता है ये लिविंग एज वेल एज नॉन लिविंग थिंग्स दोनों के बीच में शेयर होता है। हेंस ग्रोथ जो होती है हम लोग इसको एक लिविंग का फीचर नहीं ले सकते। ग्रोथ जो है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का 100% डिफाइनिंग फीचर नहीं हो सकता है। 100% डिफाइनिंग फीचर हम लोगों को ग्रोथ देखने को नहीं मिलेगा। अब ग्रोथ ये तो एब्सोल्युटली नॉर्मल है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर में होती है, लेकिन ये नॉन लिविंग थिंग्स के अंदर में भी आपको देखने को मिलेगी। हेंस ग्रोथ जो होता है ये 100% डिफाइनिंग फीचर नहीं है किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म का। अब ग्रोथ की अगर मैं बात करूं तो माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स के अंदर में भी ग्रोथ होती है। अब माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ अगर मैं देखूं तो उनके अंदर में सेल डिवीजन के साथ में ग्रोथ होती है आपको देखने को मिलेगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास में एक अमीबा है। इस अमीबा ने क्या करा है, इसने ग्रो करना है, तो इसने क्या करना है कि भाई ये बाइनरी फिशन से आपके पास में मल्टीप्लाई करेगा और 1 से 2 ये बना लेगा।
तो इसकी ग्रोथ में अगर हम देखें तो इसकी पॉपुलेशन का साइज भी इंक्रीज हो रहा है और यहाँ पे हम देखेंगे तो इसके अंदर में ग्रोथ भी देखने को मिल रही है। तो माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स के अंदर में हम लोग नंबर ऑफ सेल्स काउंट कर कर ग्रोथ को फाइंड कर सकते हैं, नंबर ऑफ सेल्स देखकर ग्रोथ देख सकते हैं। तो ये एक चीज आपको देखने को मिलेगी। अब क्या है, ग्रोथ के बाद में दूसरे कुछ फीचर्स हम लोग देखते हैं जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर में देखने को मिलते हैं। तो ग्रोथ अगर मैं दिखाऊं या ग्रोथ अगर मैं बोलूं तो ग्रोथ 100% डिफाइनिंग फीचर नहीं है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का। जो ग्रोथ होता है ये हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर में नहीं होता है, एंड इवन आपके पास में जो लिविंग नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं उनके अंदर में भी हम लोगों को ग्रोथ थोड़ी थोड़ी देखने को मिलती है। तो ग्रोथ जो है अगर मैं देखूं तो ग्रोथ एक लिविंग थिंग्स का कैरेक्टरिस्टिक 100% कैरेक्टरिस्टिक डिफाइनिंग फीचर नहीं होता है, क्योंकि ग्रोथ जो है हमको लिविंग एज वेल एज नॉन लिविंग बीइंग्स दोनों के अंदर में हम लोगों को देखने को मिलती है। तो ग्रोथ कैन नॉट बी 100% डिफाइनिंग फीचर ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये सबसे पहला पॉइंट हुआ। सेकंड, ग्रोथ के बाद में हमारे पास में कुछ चीजें आती हैं जैसे कि हम लोग बोल सकते हैं रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन, अब रिप्रोडक्शन भी जो होता है ये आपको लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर में देखने को मिलेगा, लेकिन जरूरी नहीं है कि सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हमारे पास में रिप्रोड्यूस करें। हमको कुछ ऐसी प्रॉपर्टी बताना है जो कि सिर्फ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर में होती है और वो लाइफ को डिफाइन करती है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को डिफाइन करती है, तो वो एक चीज रहेगी। तो जैसे ग्रोथ हमारे पास में 100% डिफाइनिंग फीचर नहीं था, क्योंकि कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स या नॉन लिविंग थिंग्स के अंदर में भी हम लोगों को ग्रोथ देखने को मिलती है किसी तरीके से, तो वो एक चीज थी जिसकी वजह से हमने ग्रोथ को हटा दिया था कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स का ये 100% डिफाइनिंग फीचर रहेगा। अब उसी तरीके से हम लोग देखते हैं दूसरा आपके पास में रिप्रोडक्शन। क्या रिप्रोडक्शन हमारे पास में लिविंग ऑर्गेनिजम्स का 100% डिफाइनिंग फीचर हो सकता है? रिप्रोडक्शन का अगर हम देखें, रिप्रोडक्शन का मतलब होता है रिपीटेड प्रोडक्शन ऑफ समथिंग, मतलब अपने जैसे और बनाना या अपने जैसे सिमिलर टाइप की काइंड ऑफ और बनाना, तो वो हो जाता है आपके पास में रिप्रोडक्शन। अब रिप्रोडक्शन की अगर मैं बात करूं तो रिप्रोडक्शन अगर हम देखें तो ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स के एक डिफाइनिंग लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर में हमको देखने को मिलता है। रिप्रोडक्शन की अगर हम देखें तो रिप्रोडक्शन आपको देखने को मिलेगा कि भाई आपका होता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म से लेके तो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स तक के। लेकिन अगर रिप्रोडक्शन की मैं बात करूं, रिप्रोडक्शन का सिंपल मीनिंग होता है एक के दो बनाना या मल्टीप्लाई करना, या तो फिर आपके पास में भाई आपके एक नंबर बढ़ाना या नंबर का इंक्रीज को हम लोग बोलते हैं बेसिकली ग्रोथ। रिप्रोडक्शन, अब रिप्रोडक्शन जो होता है ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर में मोस्टली फाइंड होता है। इसी की वजह से क्या होता है कि स्पीशीज परपिट्यूएट कर पाती है, स्पीशीज एग्जिस्ट करती है नेचर के अंदर में। लेकिन क्या रिप्रोडक्शन एक 100% डिफाइनिंग फीचर है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का? तो आंसर है नहीं। रिप्रोडक्शन जो होता है ये आपको देखने को मिलेगा लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होता तो है, लेकिन ये 100% डिफाइनिंग फीचर क्यों नहीं है या क्यों नहीं होता है उसके बारे में हम लोग थोड़ी सी मालूमात लेते हैं, देखते हैं। जैसे कि रिप्रोडक्शन की वजह से ही क्या होता है कि एक स्पीशीज अपने आप को कंटिन्यू कर पाती है, एक स्पीशीज अपने आप को आगे बढ़ा पाती है। लेकिन क्या सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर में रिप्रोडक्शन हम लोगों को देखने को मिलता है? तो कुछ एक्सेप्शंस लेते हैं या कुछ एग्जांपल्स लेते हैं जो हमारी एनसीईआरटी मेंशन करती है, जहां पे हम देखेंगे कि भी कहां पे रिप्रोडक्शन का जो फीचर है वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अलावा नॉन लिविंग थिंग्स के अंदर में भी देखने को मिलता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताऊं कि कुछ ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं जहां पे आपको रिप्रोडक्शन का फीचर देखने को नहीं मिलता है। अगर हम देखें, एक चीज होती है जिसको बोलते हैं म्यूल। म्यूल को हिंदी में बोला जाता है खच्चर। म्यूल्स होते हैं ये एक इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिड है, मतलब दो स्पीशीज का मिलाकर बनाया गया एक हाइब्रिड ऑर्गेनिज्म होता है जो रिप्रोडक्शन की कैपेबिलिटी नहीं दिखाता है। म्यूल्स में क्या होता है कि हमारे पास में होता है एक मेल डोंकी और दूसरा एक फीमेल हॉर्स। जब इन दोनों को क्रॉस कराया जाता है तो खच्चर या तो फिर म्यूल बनता है। म्यूल के अंदर में, म्यूल है तो लिविंग ऑर्गेनिज्म लेकिन इसके अंदर में रिप्रोडक्शन की कैपेसिटी नहीं होती, ये रिप्रोडक्शन नहीं करता है, तो वो एक चीज रहेगी। तो ये म्यूल आपके पास में एक एक्सेप्शनल केस हो गया रिप्रोडक्शन का, जहां पे रिप्रोडक्शन परफॉर्म नहीं होता, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर में रिप्रोडक्शन आपको देखने को नहीं मिलेगा। दूसरा एग्जाम्पल हमारे पास में अगर लिया जाए तो हमारे पास में आते हैं इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स। इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स या इनफर्टाइल ह्यूमंस। अब क्या होता है कि लिविंग, हम अगर अपनी बात करें, ह्यूमंस की बात करें, ह्यूमन बींग्स के अंदर में कुछ कपल्स ऐसे होते हैं इधर मेल या फीमेल जहां पे स्पर्म्स का या गैमीट्स का जो प्रोडक्शन होता है वो ढंग से नहीं हो पाता, इसकी वजह से वो लोग रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते, वो लोग रिप्रोडक्शन नहीं दिखा पाते। अब वो है तो लिविंग, लेकिन क्या होता है कि भाई उनके अंदर में रिप्रोडक्शन की कैपेसिटी लूज हो जाती है, रिप्रोडक्शन कैपेसिटी हमको देखने को नहीं मिलती है। हेंस क्या होता है, इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स भी रिप्रोडक्शन की जो प्रॉपर्टी है ये लिविंग होने के बावजूद भी नहीं दिखाते हैं, लिविंग होने के बाद भी हम लोगों को नहीं दिखाते हैं। तीसरा हमारे पास में एक एग्जांपल आता है वर्कर बीज। वर्कर बीज, जैसे कि अगर मैं एग्जांपल अगर देखें तो वर्कर बीज वो होती है जैसे कि हनी बी की कॉलोनी के अंदर में 3 टाइप की हनी बीज होती है। एक तो होती है सबसे बड़ी और सबसे इंपॉर्टेंट, दैट इज क्वीन।
क्वीन जो होती है ये एक लौती ऐसी हनी बी है जो कि हमारे नेस्ट के अंदर में या हनी बी के छत्ते के अंदर में ओनली फीमेल होती है जो रिप्रोड्यूस करने की कैपेबल होती है, रिप्रोडक्शन कर सकती है। इसके अलावा हमारे पास में होते हैं जो मेल रहेंगे वो कहलाते हैं ड्रोन्स, और तीसरे होते हैं हमारे पास में वर्कर्स। वर्कर बीज जो होता है इनका काम होता है भाई आसपास के काम करना, खाना जुटाना, पानी ढूंढना, लड़ाई झगड़ा करना, ऑफेंस एंड डिफेंस का काम करना, तो ये काम होता है। असल में क्या होता है, वर्कर बीज जो रहती है असल में ये होती है हमारे पास में इनफर्टाइल बीज या इनफर्टाइल फीमेल बीज। जो वर्कर बीज रहती है अगर हनी बी के केस में हम देखें तो ये होती है इनफर्टाइल बीज या इनफर्टाइल हनी बीज। तो दीज आर इनफर्टाइल फीमेल्स, ये होती है इनफर्टाइल फीमेल्स जो कि रिप्रोडक्शन की कैपेसिटी नहीं दिखाती है। हेंस ये 3 केसेस हम लोग देखेंगे अगर, तो इनके अंदर में ये 3 केसेस जैसे कि म्यूल हो गया, इनफर्टाइल ह्यूमन कपल हो गया, वर्कर बीज होगी, ये है तो लिविंग बट इनके अंदर में रिप्रोडक्शन की कैपेसिटी हम लोगों को देखने को नहीं मिलती है। हेंस रिप्रोडक्शन को हम लोग जो है एक 100% डिफाइनिंग फीचर कभी नहीं ले सकते लिविंग ऑर्गेनिजम्स का। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर में रिप्रोडक्शन की भी जो प्रॉपर्टी है वो कंपल्सरीली दिखना जरूरी नहीं है। तो 2 ऐसी प्रॉपर्टीज हमने आज बात करी है कि क्या होता है ग्रोथ और दूसरी होता है हमारे पास में रिप्रोडक्शन, जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स का एक 100% डिफाइनिंग फीचर नहीं होता है। तो क्या होता है एक रिप्रोडक्शन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर में 100% डिफाइन करने वाला फीचर जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स को बाकी से अलग बनाता है या बाकी लिविंग ऑर्गेनिजम्स से डिफरेंशिएट करने का काम करता है। तो ये हमारे 2 केसेस थे। अब देखते हैं कि भाई आपके पास में लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर में क्या ऐसी चीज होती है जो सिर्फ और सिर्फ लिविंग में ही देखने को मिलेगी। ठीक है, तो फीचर्स ऑफ लिविंग, तो फीचर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स हम लोग देखते हैं कि क्या क्या हमको देखने को मिलता है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर में सबसे पहली बात हम लोगों को देखने को मिलती है एक चीज जिसको बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। एक चीज जिसको बोला जाता है मेटाबॉलिज्म। अब मेटाबॉलिज्म क्या होता है? मेटाबॉलिज्म मींस हमारी बॉडी के अंदर में चलने वाली सारी की सारी जो केमिकल रिएक्शन होती है वो कहलाता है मेटाबॉलिज्म। अब मेटाबॉलिज्म हुई ऑल केमिकल रिएक्शन अकरिंग इन आवर बॉडी, तो ऑल केमिकल रिएक्शन occurring inside our body या in a living system या in an organism भी बोल सकते हैं। तो मेटाबॉलिज्म हुआ आपके पास में हमारी बॉडी के अंदर में होने वाली सारी की सारी केमिकल रिएक्शंस को हम लोग बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। अब मेटाबॉलिज्म उसी में होता है जो कि मेटाबॉलिज्म सेल का एक फीचर होता है। अब सेल तो उसी में होता है जो कि लिविंग होता है, सेल तो उसी में रहेगा जिसके अंदर में लिविंग कैपेसिटी आपको देखने को मिलती है, लिविंग थिंग्स आपके होते हैं उनके अंदर में ही सेल हमको देखने को मिलते हैं। तो मेटाबॉलिज्म की अगर मैं बात करूं तो मेटाबॉलिज्म जो होता है ये सेल के अंदर में रहेगा और मेटाबॉलिज्म 2 भागों में डिवाइडेड होता है। एक तो क्या होता है हमारी बॉडी के अंदर में ऐसी हजारों रिएक्शंस है, कभी भी मेटाबॉलिज्म को हम लोग 2 बेसिक भागों में डिवाइड करते हैं। एक होता है आपके पास में कैटाबॉलिज्म जिसमें कि कोई चीज टूटती है, और दूसरा होता है हमारे पास में एनाबॉलिज्म जिसके अंदर में टूट कर कुछ कभी नया बनता है। तो मेटाबॉलिज्म को अगर मैं डिफाइन करना चाहूं तो 2 टाइप्स होते हैं, कैटाबॉलिज्म और दूसरा होता है हमारे पास में एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म। अगर मैं बोलूं कैटाबॉलिज्म के बारे में तो ये वो रिएक्शंस है जिसके अंदर में कोई तो चीज हमारे पास में टूटती है या कोई चीज हमारे पास में ब्रेक डाउन होती है, तो ये ब्रेक डाउन वाली रिएक्शंस है। ठीक है, ये भी होती है ब्रेक डाउन रिएक्शंस। जैसे कि एग्जांपल की अगर मैं बात करूं तो हमारे पास में होता है डाइजेस्टिव सिस्टम का डाइजेशन की रिएक्शन। डाइजेशन की रिएक्शन में क्या होता है, हम लोग एक फूड पार्टिकल हम लोग जो होते हैं फूड पार्टिकल्स को ब्रेक डाउन करने का काम करते हैं, फूड को तोड़ने का काम करते हैं। तो एग्जांपल अगर मैं इसकी बात करूं तो यहाँ पे होता है कैटाबॉलिज्म के अंदर में डाइजेशन एक आपकी ब्रेक डाउन वाली प्रोसेस है, तोड़ फोड़ करने वाली प्रोसेस होती है। अब वैसे ही क्या होता है हमारी बॉडी के अंदर में होती है कुछ एनाबॉलिक रिएक्शंस या एनाबॉलिज्म, मतलब कि ये होती है पूरी की पूरी बिल्डिंग अप रिएक्शन। तो दीज आर बिल्डिंग अप रिएक्शंस, ये होती है बिल्डिंग अप रिएक्शंस। इसमें हमारी बॉडी के अंदर में कुछ ना कुछ बनता है, कुछ ना कुछ फॉर्म होता है। जैसे कि एग्जांपल की अगर मैं बात करूं तो हमारी बॉडी के अंदर बनता है प्रोटीन या प्रोटीन सिंथेसिस, जिससे कि हमारी बॉडी बिल्ड होती है, हमारे बॉडी के अंदर में सेल्स बनते हैं। ये प्रोटीन सिंथेसिस एक एनाबॉलिक रिएक्शन हो गया। उसी तरीके से हमारे पास में अगर हम और जाए तो हमारे पास में एक और रिएक्शन आती है, दैट इज एटीपी का फॉर्मेशन। एटीपी का फॉर्मेशन, ये भी एक रिएक्शन आपके पास में हो गई। तो ऐसी कुछ रिएक्शंस होती है जो कहलाती है मेटाबॉलिक रिएक्शंस। और मेटाबॉलिक रिएक्शन आपकी बॉडी के, जैसे हमने देखा कि बॉडी के अंदर में होने वाली सारी की सारी केमिकल रिएक्शंस को ही हम लोग बोलते हैं। अब मेटाबॉलिक रिएक्शन क्या नॉन लिविंग थिंग्स के अंदर में दिखती है? आंसर है नो।
मेटाबॉलिक रिएक्शन आपको ओनली एंड ओनली लिविंग सिस्टम के अंदर में या लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर में ही देखने को मिलती है, या लिविंग सेल्स के अंदर में ही हम लोगों को मेटाबॉलिक रिएक्शंस आप लोगों को देखने को मिलती है। जैसे कि फॉर्मेशन एंड ब्रेकडाउन ऑफ एटीपी, ये हमको मेटाबॉलिक रिएक्शन है, ये हमको सिर्फ सेल के अंदर में ही देखने को मिल जाएगी। वैसे ही अगर हम देखें तो मेटाबॉलिक रिएक्शन सारी की सारी जो होगी वो सिर्फ और सिर्फ एक्सेप्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म कहीं पे भी देखने को नहीं मिलती है। ये चीज हो सकती है कि मेटाबॉलिक रिएक्शन को हम लोग बॉडी के बाहर कर सकते हैं, जैसे कि डाइजेशन की कोई रिएक्शन है, कोई एंजाइम से डाइजेशन हो रहा है तो उस एंजाइम को निकाल कर हम बॉडी के बाहर चेक कर सकते हैं कि भाई ये रिएक्शन कैसी होती है। तो हम लोग जो है मेटाबॉलिक रिएक्शंस को इन विट्रो कल्चर्स के अंदर में, मतलब कि बाहर बॉडी के बाहर में भी कल्चर करा सकते हैं, मतलब कि मेटाबॉलिज्म कैन वर्क ऑल्सो इन विट्रो कल्चर्स। तो मेटाबॉलिज्म कैन अकर इन या कैन अकर इन विट्रो कंडीशंस। अगर हम मेटाबॉलिज्म की बात करें तो हमारे पास में मेटाबॉलिज्म जो होता है ये इन विट्रो कंडीशंस के अंदर में, मतलब कि बॉडी के बाहर में भी हम लोग चला सकते हैं। लेकिन फिर भी मेटाबॉलिज्म जो होगा ये डिफाइनिंग फीचर होता है सिर्फ एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स का। हमारे आसपास में स्टोन्स होते हैं, ये दीवारें होती है, ये सारी चीजें होती है, क्या इनमें मेटाबॉलिज्म चल रहा है? दैट इज नहीं, आपके पास में हमको अगर देखने मिले तो नहीं। और मेटाबॉलिक रिएक्शंस ओनली एंड ओनली आपको देखने को मिलेगा ये सिर्फ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर ही एक आपको देखने को मिलता है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स का ही फीचर हमारे पास में हो जाता है मेटाबॉलिज्म। और मेटाबॉलिज्म जो है ये भले ही इसकी जो रिएक्शंस है बॉडी के बाहर की जा सकती है, लेकिन इंडिपेंडेंट मेटाबॉलिज्म जो है एक लिविंग ऑर्गेनिज्म से परफॉर्म कर सकते हैं। और मेटाबॉलिज्म के दो टाइप्स आपके सामने हैं, कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म। तो ये एक फीचर हुआ, डिफाइनिंग फीचर हुआ मेटाबॉलिज्म की भाई लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर में ही हम लोगों को मेटाबॉलिज्म देखने को मिलता है। और मेटाबॉलिज्म की वजह से ही हम लोगों की जो लिविंग स्टेट होती है वो मेंटेन की जाती है, या हम लोग जो होते हैं वो लिविंग स्टेट में आपके होते हैं। मेटाबॉलिज्म के बाद में ये एक चीज होती है आपके पास में, जो हम लोग अगला फीचर देखेंगे जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर में होता है, दैट इज आपका सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन मेटाबॉलिज्म के बाद में हमारे पास में जो अगला फीचर आपका आता है दैट इज सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, जहां पे हम देखेंगे कि भाई हमारी बॉडी के सारे सेल्स मिलकर भाई आपकी लिविंग सिस्टम को बनाते हैं। अब अगर समझ लीजिए मुझे मैं समंदर के अंदर में डाइव करने गया, अब मुझे वहां पे एक पत्थर जैसा जीव मिला, एक पत्थर जैसा कोई तो भी ऑर्गेनिज्म मिला या नॉन लिविंग थिंग मिला, मुझे कंफर्म नहीं है। अब मैं एक साइंटिस्ट हूं और मैं डिफाइन करना चाहता हूं कि भाई ये जो चीज मेरे आगे पड़ी है ये लिविंग है या नॉन लिविंग है, तो मैं कैसे करूं? तो उसके लिए एक चीज हम लोग देखते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे कोई ना कोई ऐसी चीज मिली है पत्थर जैसी, जो मुझे नहीं पता कि ये लिविंग है या नॉन लिविंग है। इसके अंदर में कुछ ऐसा अजीब अजीब सा पैटर्न मुझे दिख रहा है, ना ये मूव कर रहा है, ना ये बात करता है, ना ये कुछ रिस्पॉन्ड करता है, कुछ भी नहीं, या मुझे लग रहा है कि नॉन लिविंग है, लेकिन मुझे डाउट भी है कि लिविंग हो भी सकता है। अब मुझे अगर इसको डिफाइन करना है ये लिविंग है या नॉन लिविंग है, तो मैं इसको कैसे डिफाइन करूं? मैं क्या करूंगा, इसको तोड़ूंगा, इसका एक छोटा सा सैंपल उठाऊंगा या इसको उठा के लेके जाऊंगा और इसके मैं छोटे छोटे स्लाइसेस करके इसको माइक्रोस्कोप के अंडर में मैं चेक करूंगा। अगर मुझे दिखता है माइक्रोस्कोप के अंदर में कि इसके अंदर में आपके पास में सेल्स है या इवन लिविंग सेल्स है, तो मुझे देखने को मिलेगा कि भाई हाँ, ये अगर सेल इसके अंदर में प्रेजेंट है तो ये क्या कहलाएगा, ये हो जाएगा आपका लिविंग। असल में क्या होता है कि सारे के सारे जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है दोज आर मेड अप ऑफ सेल्स, और ये सेल्स जो होते हैं हमारे बिल्डिंग ब्लॉक्स रहते हैं, हम लोगों के अंदर में आपकी बॉडी बनाने का काम करते हैं। तो अगर हम डिफाइन करना चाहें कि भाई किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को, तो हम लोग बोल सकते हैं अगर उसके अंदर में लिविंग सेल्स है तो हेंस वो लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है या वो लिविंग ऑर्गेनिज्म कहलाएगा। अब अगर देखा जाए तो सेल क्या होता है, कैसे होता है और आगे चल के क्या बनाता है, वो थोड़ी सी चीज हम लोग देखते हैं। तो देखते हैं कि सेल के बारे में कुछ चीज। तो सेल की बात अगर करें, अब मैं अगर बात करूं, सेल एक होता है। अब सेल जो होता है ये प्रोटेक्टेड रहता है आउटर कवरिंग से, जिसको बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अगर प्लांट सेल है या कोई और सेल है तो उसके अंदर में सेल वॉल आपको देखने को मिल सकती है। अब सेल जो होता है ये खुद एक बड़ी सी लेबोरेटरी है जहां पे काफी सारी मेटाबॉलिक रिएक्शन चलती है। और सेल जो होता है ये खुद एक सेल्फ सफिशिएंट लिविंग सिस्टम है जो अपना खाना खुद बना सकता है अगर ये ऑटोट्रोफिक सेल है तो, या ये कहीं से बाहर से कुछ खा सकता है, खाने को डाइजेस्ट कर सकता है, एनर्जी बना सकता है, काफी सारी चीजें जो है सेल के अंदर में होती हुई आपको देखने को मिलती है। अगर मैं सिंपल भाषा में बताऊं तो सेल के अंदर में चलता है मेटाबॉलिज्म, और अगर हम देखें तो सेल जो है सबसे छोटे मेटाबॉलिक यूनिट्स के अंदर में से आता है, या सबसे छोटे मेटाबॉलिक यूनिट के अंदर में हम लोग देखें तो सेल आपके पास में चलता है। अब मेटाबॉलिज्म तो हमने देखा था कि ये फीचर है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, तो सेल जो होता है ये लिविंग हुआ और लिविंग ऑर्गेनिजम्स का ही एक फीचर हम लोगों को देखने को मिलता है।
अब क्या है कि जिस ऑर्गेनिज्म के अंदर में आपको लिविंग सेल देखने को मिलता है, वो ऑर्गेनिज्म हो या वो चीज हुई हमारे पास में लिविंग, क्योंकि लिविंग सिस्टम के अंदर में ही आप लोगों को सेल्स देखने को मिलते हैं। अब हमारे पास में ये चीज होती है कि भाई बहुत सारे जो सेल्स होते हैं वो मिल मिलकर नए नए मिलकर मिलते आपके पास में नए नए ऑर्गेनाइजेशंस बना सकते हैं। जैसे कि अगर मैं देखूं, मेरे पास में एक सेल है जो कि बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है। सेल जो होता है, दिस इज बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, ये हमारा बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। अब ये जो सेल आपके पास में रहता है, जब बहुत सारे सेल्स मिल जाते हैं सेम ओरिजिन के, सेम टाइप के, ऐसे बहुत सारे सेल्स आपस में मिल गए जिन्होंने सेम फंक्शन डिसाइड कर लिया, तो बहुत सारे सेल्स सेम टाइप के, सेम ओरिजिन के एक ही फंक्शन करने लगते हैं, तो उसको हम लोग बोल देते हैं टिश्यू। टिश्यू जो होता है, ये होता है ग्रुप ऑफ सेल्स हैविंग सेम ओरिजिन एंड कॉमन फंक्शन या सिमिलर टाइप का फंक्शन। अब ये जो टिश्यूज होते हैं, जब बहुत सारे टिश्यूज हमारे पास में आपस में आके मिल जाते हैं, बहुत सारे टिश्यूज आपस में आके मिले, तो इससे बनता है आपके पास में एक ऑर्गन। जैसे कि एग्जांपल हमारे पास में हो जाता है किडनी, लिवर, ब्रेन, आईज, ये सारे के सारे ऑर्गन्स के एग्जांपल हैं। अब ऑर्गन के बाद में जब बहुत सारे ऑर्गन्स हमारे पास में मिल जाते हैं, तो बन जाता है ऑर्गन सिस्टम, जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम, डिफरेंट टाइप के सिस्टम हम लोग देख सकते हैं। और ऑर्गन सिस्टम, जब बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम आपस में आके मिलते हैं, तो बनता है आपके पास में एक ऑर्गेनिज्म। और हमने बोलना चाहिए कि भाई बनता है हमारे पास में एक लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो ये कहानी होती है आपके पास में लिविंग ऑर्गेनिज्म की। तो अगर हम देखें, लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो स्टार्टिंग होती है वो किससे चालू होती है? बेसिक यूनिट से, दैट इज सेल। तो अगर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म है या किसी के अंदर में अगर जिंदगी होती है, तो वो चालू होती है बेसिकली आपके पास में सेल से। तो अगर हम देखें तो सेल ही एक आपके पास में बेसिक यूनिट बन जाता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का। सेल ही जो होता है ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स का बेसिक फीचर हमारे पास में होता है। तो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, ये जो पूरी कहानी होती है, इसको बोलते हैं हम लोग सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। तो अगर हम देखें तो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन जो होता है ये प्रॉपर्टी है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की। और सेल या तो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन जो है हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर में ही देखने को मिलता है और कहीं नहीं। तो हेंस क्या बोला जाएगा कि हमारे पास में जो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है ये प्रॉपर्टी होती है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, क्योंकि सेल जो है आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर ही देखने मिलता है, या सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन जो है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर भी देखने को मिलता है। ठीक है, तो अगली एक लास्ट प्रॉपर्टी हम लोग देख लेते हैं, दैट इज कॉन्शियसनेस, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर में हम लोगों को देखने को मिलती है। अब एक लास्ट प्रॉपर्टी है थर्ड, जो कि होती है कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस या इसको हम लोग बोलते हैं रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस। रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस, ये हुआ कॉन्शियसनेस या तो फिर रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस। इसको भी थोड़ा सा हम लोग समझते हैं कि क्या ये प्रॉपर्टी आपको देखने को मिलती है। अब कॉन्शियसनेस की अगर मैं बात करूं तो इसको हम लोग बोलते हैं हमारा होश, या तो हमारा आसपास क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है उसको उसकी सेंस करने की फीलिंग को हम लोग बोलते हैं कॉन्शियसनेस। अब कॉन्शियस ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं ये एनवायरनमेंट को अलग अलग तरीके से रिस्पॉन्ड करते हैं। जैसे कि अगर हमारे आसपास में गर्मी बढ़ती है तो हम लोगों की जो बॉडी होती है वो एक तरीके से रिस्पॉन्ड करती है, क्योंकि हमारी बॉडी समझती है गर्मी बढ़ रही, तो हमारी बॉडी के ऊपर में आता है स्वेट। अब ये स्वेट आता है, इससे क्या होता है कि हमारी स्किन के ऊपर में स्वेट जमा होगा, और ये स्वेट जो रहेगा इसके ऊपर हवा पड़ेगी और हमारी बॉडी का जो सरफेस होगा थोड़ा सा ठंडा होगा। अब देखिए कि हमारी बॉडी ने एनवायरमेंटल कंडीशन को एक तरीके से रिस्पॉन्ड करा, या एनवायरमेंटल जो कंडीशंस थी उसको एक तरीके से रिस्पॉन्स दिया। तो स्वेट जो हुआ ये हमारी बॉडी का एक कॉन्शियस रिस्पॉन्स था गर्मी के अगेंस्ट। सिमिलरली अगर बहुत ठंडी पड़ती है तो हमारी बॉडी इसको अगेन रिस्पॉन्ड करती है। कैसे रिस्पॉन्ड करेगी? शिवरिंग कर, मतलब हम कांपते हैं। कांपने से क्या होता है? मसल्स की मूवमेंट होती है और उससे हीट जनरेट होता है, एटीपी ब्रेकडाउन होता है, उससे हीट जनरेट होती है और हम लोगों की बॉडी थोड़ी सी गर्म होने लगती है, हम लोगों की बॉडी थोड़ी सी गर्म आपकी होते हुए देखने को मिलेगी। तो ये दो रिस्पॉन्सेज हम लोगों के इंसानों के अंदर में देखने को मिले। सिमिलरली आप लोगों ने रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में कभी पढ़ा होगा, जहां पे क्या होता है कि हम लोग अचानक से, जैसे कि किसी गर्म से बर्तन को हमने हाथ लगा दिया, अब हम उसके ऊपर में 2 सेकंड से भी कम के 1 सेकंड से भी कम के हाथ, मतलब उसके ऊपर ज्यादा देर हाथ नहीं रखते और ऑटोमेटिकली इनवॉलंटरीली हमारा जो हाथ है पीछे खींचा जाता है। तो ये भी एक कॉन्शियसनेस का बहुत अच्छा सा एग्जांपल आपको देखने को मिलेगा। कॉन्शियसनेस जो होता है ये इंसान को अवेयर बनाता है कि उसके आसपास में क्या चल रहा है, और इंसान को मदद मिलती है अपने आसपास के एनवायरनमेंट के अंदर में रहने के हिसाब से, अपने आसपास के एनवायरनमेंट के अंदर में रहने के हिसाब से आपको देखने को मिलता है। तो कॉन्शियसनेस जो है ये सिर्फ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ही होगा या नॉन लिविंग थिंग्स के अंदर में भी होगा? अच्छा, ह्यूमन की बात अगर मैं करूं तो ह्यूमन जो है ये ओनली कॉन्शियस ऑर्गेनिज्म है पूरी दुनिया के अंदर में, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर में अगर हम देखें, ऐसा एनसीईआरटी बोलती है।
अब ह्यूमंस के अंदर में आप अगर देखोगे, जैसे कि हम लोगों को कहीं झटका लगा तो हम इसको रिस्पॉन्ड करते हैं, हम लोगों को अगर किसी ने कुछ बोला तो हम उसको रिप्लाई करते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं। अगर हम लोगों को क्या हुआ कि कुछ लगा तो हम ऐसे हाथ खींचते हैं, या अगर हम किसी ने जैसे चिमटी ली अचानक से तो हमसे हाथ खींचते हैं, तो रिस्पॉन्ड करते हैं, मतलब बताते हैं कि भाई हम लोग लिविंग हैं। जैसे कि भाई टीचर ने किसी को कुछ क्वेश्चन पूछा तो वो भी रिस्पॉन्ड करेगा, क्योंकि वो कॉन्शियस है, वो सुन रहा है, वो देख रहा है, वो समझ पा रहा है, वो इंटरप्रेट कर पा रहा है कि क्या पूछा गया क्या नहीं पूछा गया, तो हेंस वो कहलाता है आपके पास में कॉन्शियसनेस। तो कॉन्शियसनेस से क्या है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो अपने आसपास के एनवायरनमेंट को सेंस करके, डेंजर्स को सेंस करके भाई अपने तरीके से रिस्पॉन्ड करते हैं, अपने तरीके से आपके पास में रिस्पॉन्ड करने का काम करेंगे। तो कॉन्शियसनेस जो होता है ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स की एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी बनती है। अब एक क्वेश्चन है कि क्या प्लांट रिस्पॉन्ड करते हैं? क्या प्लांट्स के अंदर में रिस्पॉन्स आपको देखने को मिलेगा? तो यस, प्लांट्स भी रिस्पॉन्ड करते हैं। आप लोग अगर 10th तक पढ़े होंगे तो एक चीज होती है जिसको हम लोग बोलते हैं फोटोट्रोफिज्म। एक चीज होती है जिसको हम लोग बोलते हैं फोटोट्रोफिज्म। फोटो का मतलब लाइट होता है, ट्रोफिज्म का मतलब मूवमेंट टुवर्ड्स लाइट, इस तरीके से आपका रहेगा। सिमिलरली प्लांट्स के अंदर में एक और मूवमेंट होती है। अच्छा, ये जो मूवमेंट है ये हुई ड्यू टू लाइट। प्लांट ने लाइट को रिस्पॉन्ड करा, मतलब कि कॉन्शियसली प्लांट को पता था कि लाइट यहां से आ रही तो चलो भाई उसकी तरफ में उगना है। दूसरा चीज होती है दैट इज हाइड्रोट्रोफिज्म। हाइड्रोट्रोफिज्म में जो होता है प्लांट्स लाइट आपके पानी की तरफ में रिस्पॉन्ड करते हैं, पानी की तरफ ग्रो करने का काम करते हैं। तो ऐसे ही काफी सारी मूवमेंट्स आपको प्लांट्स के अंदर में भी देखने को मिलती है। भले ही प्लांट्स की जो मूवमेंट है वो स्लो होती है, जिसकी वजह से हमको लगता है कि भाई रिस्पांस नहीं देते, लेकिन प्लांट्स के अंदर पे भी हम लोगों को देखने को मिलता है डिफरेंट टाइप की मूवमेंट्स। इवन माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं ये भी रिस्पॉन्ड करते हैं, ये भी अपने एनवायरनमेंट के अवेयर होते हैं, इनके पास इनको क्या चल रहा है आसपास में ये भी सब इनको पता होता है। तो अगर ये देखा जाए तो कॉन्शियसनेस जो होता है ये सिर्फ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स का फीचर है। अगर समझ लीजिए हमारी इस बिल्डिंग के अंदर में अगर आग लग गई तो यहाँ से जितने कॉन्शियसनेस दिखाने वाले ऑर्गेनिज्म है, कॉन्शियस ऑर्गेनिज्म है, वही उठ के भागेंगे। या यहाँ से बेंचेस या यहाँ से चेयर्स उठ के भागेगी। क्यों? क्योंकि वो आपके पास में नॉन लिविंग थिंग्स है। तो जितने लिविंग ऑर्गेनिजम्स रहेंगे अपने आप को बचाने के लिए, डेंजर से बचाने के लिए हम लोग क्या है कि अपने आप को बचाने के लिए इधर से भागेंगे। कॉन्शियसनेस ये प्रॉपर्टी जो होती है ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स को या ह्यूमंस को या बाकी की जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हो आज तक के सर्वाइव करने में हेल्प करती है। क्योंकि कॉन्शियसनेस से हमको खतरे का पता चलता है। कॉन्शियसनेस अगर रहा तो हमको पता चलता है कि भी कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म आगे बढ़ाने कॉन्शियसनेस हमको पता चलता है कि हम लोग हमको खतरे का सेंस होता है। कॉन्शियसनेस हमको अवेयर होते हैं कि हम लोग आसपास का सिचुएशन कैसे चल रहा है। अब कुछ एक्सेप्शन है कॉन्शियसनेस के, जैसे कि अगर हम देखें कुछ कोमा पेशेंट जो है काफी सालों तक के वेजिटेटिव स्टेट के अंदर में हमको देखने को मिलते हैं। तो क्या वो कॉन्शियस है? क्या वो रिस्पॉन्ड करते हैं? कुछ रिसर्चेस के अनुसार अगर देखा जाए तो जो कोमा पेशेंट्स होते हैं वो सारे के सारे चीज़ों को, सारी की सारी एक्टिविटीज़ को देख सकते हैं। उनके आसपास क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है, किस तरीके से नहीं हो रहा है, वो देख सकते हैं। लेकिन फिर भी वो अपने आप को रिस्पॉन्ड नहीं कर पाते, वो प्रतिक्रिया नहीं दे पाते, वो रिस्पॉन्ड नहीं कर पाते। तो ये एक डिबेटेड टॉपिक है कि भी कॉन्शियस जो आपके जो कोमा पेशेंट्स होते हैं उनको कॉन्शियस बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए। क्योंकि वो कोमा पेशेंट्स के अंदर में वो कोमा जो पेशेंट्स होते हैं ये कहलाते हैं ब्रेन डेड लोग, मतलब कि रिस्पॉन्ड नहीं कर पाते। लेकिन क्या होता है इनके अंदर में मेटाबॉलिज्म तब भी चल रहा होता है। और मेटाबॉलिज्म हम लोगों ने लास्ट स्लाइड के अंदर में देखा है कि क्या होता है, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का फीचर हम लोगों को देखने को मिलता है। तो क्या है कि भाई हमारे पास में कुछ प्रॉपर्टीज होती है जो लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर में अलग अलग सी होती है। तो अगर मैं बताऊं तो जो नॉन लिविंग की प्रॉपर्टीज होगी तो यहाँ नॉट डिफाइनिंग फीचर्स होंगे या नॉट डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज ऑफ लिविंग अगर मैं बोलूं तो इसके कुछ प्रॉपर्टीज आपकी आती है। सबसे पहले हमने देखा था कि ग्रोथ जो है ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है। ग्रोथ एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है। उसके अलावा हमने देखा था कि भाई एक और चीज होती है जिसको हम लोग बोलते हैं रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन भी एक 100% डिफाइनिंग फीचर नहीं होता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का। तो ये एक चीज हुई। दूसरा, अगर हम देखें क्या डिफाइनिंग प्रॉपर्टी होती है लिविंग की, तो लिविंग थिंग के अंदर में आपको देखने को मिलेगा कुछ चीजें। जैसे कि सबसे पहले हम लोग को देखने को मिलता है लिविंग थिंग्स के अंदर में मेटाबॉलिज्म एक चीज होती है, दैट इज मेटाबॉलिज्म। सेकंड चीज हम लोगों को देखने को मिलती है आपके मेटाबॉलिज्म के अलावा, दैट इज सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। और तीसरी चीज जो है हम लोगों को देखने को मिलती है मेटाबॉलिज्म सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के अलावा, दैट इज कॉन्शियसनेस।
जो कि सिर्फ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर में ही देखने को मिलती है। तो ये 5 प्रॉपर्टीज होती हैं जो आज हमने देखी, जिसमें कि हमने देखा कि भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर में कौन सी चीज देखने मिलती है, जो कि ये है मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन एंड कॉन्शियसनेस। बाकी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर में ये प्रॉपर्टीज होती तो है, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस की वजह से इसको हमने हटाया था, ग्रोथ को और रिप्रोडक्शन को हमने हटाया था कि भाई ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स की 100% डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं होती है। इसकी वजह से हमने इसको अपना हटा दिया है कि भाई ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स की 100% प्रॉपर्टी नहीं होती है। सो आज का लेक्चर यही हम खत्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच।